हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने संजीवनी प्रोग्राम के अंडर एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर वेक्टर अलजेब्रा। आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि ये 12th का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड्स में काफ़ी सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। वेक्टर को पढ़ने से पहले मैं आपसे ये इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आपने 3D पढ़ लिया है। हम अपने प्रोग्राम के अंडर 3D आपको पढ़ा चुके हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3D आपने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत बेसिक, तो मैं उसका काफ़ी सारा यूज़ आज आपको यहाँ करवाने वाला हूँ। वेक्टर में जो हमारे सिलेबस में है वो है बेसिकली वेक्टर्स का बेसिक्स, और बेसिक्स के बाद उसके थोड़े बहुत से एप्लीकेशन, जैसे आप समझ सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, है ना, इस सब के बारे में बातें हैं। तो अपन शुरू करते हैं। देखें, वेक्टर अलजेब्रा। पहली बात तो वेक्टर होता क्या है? वेक्टर बेटा एक क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। आप लोग फिजिक्स में इसको काफी डिटेल में पढ़ते हैं ना। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी तीन तरह की होती है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर भी होती है। टेंसर आप लोग इंजीनियरिंग में जब आ जाएंगे तो इंजीनियरिंग में थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे, स्पेशली सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर वाले बच्चे। तो अपन टेंसर को तो अभी टच भी नहीं करेंगे क्योंकि फिजिक्स नहीं है। और मैथ्स में स्केलर एंड वेक्टर दो क्वांटिटी चलती है। स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड जिसके पास है, जैसे अपन हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर मैं बोलूँ कि अगर यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो चाहे मैं ऐसे खड़ा हूँ या मैं हॉरिजेंटली ऐसे खड़ा हो जाऊँ या मैं ऐसे इंक्लाइंड हो जाऊँ, कैसे भी हो जाऊँ, मेरी डायरेक्शन पे टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? जिसमें डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक गया और वापस से मैं घूम के यहीं आ गया, तो जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वही मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। तो मैं कहूंगा कि अब मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और डिस्टेंस, अगर मैं बात करूं कि मैं यहां से चला और यहां तक गया और वापस से यहां आ गया, तो कुछ ना कुछ मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब वो जीरो नहीं होगा। तो डिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होता है ना। आप किधर भी चलेंगे तो डिस्टेंस काउंट होगा, पर डिस्प्लेसमेंट तभी काउंट होगा जब आप एक डायरेक्शन में जाएंगे और वहां से कहीं और मूव करेंगे और फिर कहीं और मूव कर जाएंगे, पर आप फाइनल पॉइंट पे वापस से आ गए, तो आपको बोल दिया जाएगा कि आपने डिस्टेंस तो कुछ, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ चला ही नहीं, क्योंकि आप जहां से शुरू करें वहीं आ गए। तो वह है बेसिकली वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपन बस इतना सा मेन समझ सकते हैं कि अपने पास क्वांटिटी होती है, एनी फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसके पास आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को मेजर कर सकते हो। वो अपन दो तरीके से डिवाइड कर लेंगे, एक हो जाएंगी वेक्टर क्वांटिटी और एक हो जाएंगी स्केलर क्वांटिटी। एक एक एग्जांपल दोनों का लिख देता हूं। वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट, और स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल हो गया डिस्टेंस, टाइम एंड सो ऑन। आगे चलते हैं। देखें, पोजीशन वेक्टर क्या होता है अब समझिए। यहां से मैं आपको थोड़ा सा 3D से रिलेट करने वाला हूं। जैसे समझिए, जैसे मैंने बोला ये मेरा 3D का 3 एक्सेस हो गई। ये मेरी एक्स एक्सेस है, ये दिस इज माय एक्स एक्सेस, दिस इज माय वाई एक्सेस, एंड दिस इज माय जेड एक्सेस। समझिए, अगर कोई पॉइंट यहां है, ये कोई पॉइंट है वो यहां है, इस पॉइंट की पोजीशन है पी, और मैं मान लेता हूं कि इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स, वाई और जेड। तो आप लोग इतनी बेसिक सी बात समझ सकते हैं कि एक्स, वाई एंड जेड कब आ रहा होगा। एक्स, वाई एंड जेड कब आ रहा होगा? जब इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आप टुवर्ड्स एक्स एक्सिस कुछ डिस्टेंस चलोगे, वो है सपोज एक्स यूनिट। कुछ डिस्टेंस आप वाई पर चलोगे, वो है वाई यूनिट्स, और कुछ डिस्टेंस आप जेड पर चलोगे, वो है जेड यूनिट्स। तो जब आप किसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर जितनी भी डिस्टेंस चलेंगे, उस डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। एक्स एक्सिस पे चले तो एक्स डिस्टेंस, वाई एक्सिस की तरफ चले वाई डिस्टेंस, जेड एक्सिस की तरफ चले जेड डिस्टेंस। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर डिस्टेंस नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या कि आप नेगेटिव वाई की तरफ चल रहे हैं।
तो बेसिकली किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ गए। ये बात अपन 10th में पढ़ते हैं बहुत अच्छे से 2 डायमेंशन में, और अभी हम पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशन में। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 डायमेंशन में, एक्स वाई और जेड। अच्छा, इस पॉइंट पर चलने के लिए आपने स्टार्टिंग करी थी कहां से बेटा? आपने स्टार्टिंग करी थी यहां से। ये है आपका ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो गए? 0 0 0। ठीक, अब समझिए, ओरिजिन से पी तक पहुंचने के लिए आपने ये रास्ता अपनाया। इस रास्ते पे आपने x यूनिट चला x एक्सिस की तरफ, y यूनिट चला y एक्सिस की तरफ, और z यूनिट चला अपने z एक्सिस की तरफ। तो आपके पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। जो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, अगर मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक बात करूं तो आप बोलोगे कि सर p के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए ना वो o के हिसाब से आए हैं, तो हम बोल देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ p किसके हिसाब से आया बेटा? ये ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o इज OP वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? OP, और OP के ऊपर क्या लगा दिया मैंने? वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया? जो बाद में लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, तो हो गया OP वेक्टर। और इसको लिखने का तरीका होता है, आप क्या करेंगे, जो आपका फाइनल पॉइंट है, जो आपका इनिशियल पॉइंट है, उसमें देखिए जरा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0, तो आप करेंगे x माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल, फिर y माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड z माइनस 0, और बीच में प्लस रहेगी। पर ये क्या हुआ सर? इसमें तो हमने इसको अल्टीमेटली देखो जरा, इस तरफ मैं लिख रहा हूं OP एक वेक्टर क्वांटिटी है, और x में से 0 को माइनस करोगे तो x आ जाएगा, और x क्या है? x तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरफ वेक्टर है तो इस तरफ स्केलर है, तो मतलब ये बात सही नहीं है कि ये स्केलर नहीं हो सकता, इसको मुझे वेक्टराइज्ड करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा तो मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा? मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को कंसीडर करने का तरीका समझिए। जब भी मैं x एक्सिस की तरफ के लिए चलूंगा, जब भी मैं x एक्सिस की तरफ चलूंगा, तो डायरेक्शन जो होगी वो मेरी कितनी हो जाएगी? आई कैप। डायरेक्शन को जिससे मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो क्या होगी? आई कैप। और y एक्सिस की तरफ चलूंगा तो डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाई जे कैप। z एक्सिस की तरफ चले तो डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाई के कैप। तो यहां क्या हो जाएगा? आई कैप। ये क्या हो गया? जे कैप। ये क्या हो गया? के कैप। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये जो बता रहा है ना x माइनस 0, तो अगर अपन देखें तो OP के फाइनल कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? OP के फाइनल कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे xi प्लस yj प्लस zk कैप। दिस इज बेसिकली द पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ O। आगे चले, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए समझिए क्या करना है। समझिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। आप 3D में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं बस आपको एक थोड़ा सा फिर से एक तरीके से रिवाइज कराऊंगा। ये P है जो है x y और z से मिलकर बना है। तो मैंने बोला जब आप P पे चलेंगे तो ये जो पोजीशन वेक्टर होगा OP का, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये 100% x एक्सिस से कुछ इंक्लाइंड है, ये मैंने मान लिया अल्फा है। y एक्सिस से भी कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन होगा, ये मैंने मान लिया बीटा है। और z एक्सिस से भी कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन है, जो मैंने मान लिया कितना? गामा है। तो कोई भी वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन पर है। x एक्सिस से अल्फा, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गामा। जब आप इन इंक्लिनेशंस का कोसाइन लोगे, मतलब कोसाइन मतलब कॉस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, वो आपके बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो बेसिकली किसी के भी डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको लिखने हैं, किसी भी पॉइंट के अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस उसके क्या हो जाएगा? बेसिकली कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा।
हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। कॉस अल्फा क्या है? कॉस अल्फा वो एंगल है जो मेरा पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। बीटा वो एंगल है जो मेरा पोजीशन वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। गामा क्या है? वो एंगल है जो मेरा पोजीशन वेक्टर जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। कॉस अल्फा को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को एन से। तो मेरे जो एल और एम और एन है इन्हीं को मैं क्या बोलता हूं बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं डीसीज। बात समझ गए? यहां तक की बातें अगर आप समझ गए तो आगे चलते हैं। चलें आगे चलते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस को पढ़ने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस में एक और काम का रिजल्ट है जो हमें पता होना चाहिए। वो रिजल्ट ये है, आप अगर देखेंगे एल एम और एन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब एल क्या है समझिए। एल को आप ऐसे समझिए, जब मैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, मैंने मान लिया कि ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी बेटा मेरी? वो होगी स्क्वायर रूट में नॉर्मल डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, इसी डिस्टेंस को हम वेक्टर में आर बोल देते हैं, बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ ओपी वेक्टर ना, ठीक है। ये बेसिकली मेरा आर हो गया। और मैं ये बात श्योर है कि अगर मैं ओपी पर जा रहा हूं तो ये जो लेंथ है ये मेरी कितनी होगी बेटा? ये होगी वो जो इस पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ध्यान से समझना, ये डिस्टेंस कितनी होगी? मतलब पॉइंट पी की ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरी एक्स। तो अगर मुझे ये पता चल गया है कि ये लेंथ जो है वो एक्स है, ये लेंथ है वो आर है, तो आप मुझे बोल दोगे कि सर कॉस अल्फा वो हम निकालना जानते हैं, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब एक्स अपॉन आर। सिमिलरली इसी तरीके से आप मुझे बोल दोगे कि कॉस बीटा जो होगा वो हो जाएगा वाई अपॉन आर, और कॉस गामा आपका हो जाएगा जेड अपॉन आर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। तीनों इक्वेशंस को ऐड किया और ऐड करके स्क्वायर कर दिया। तीनों इक्वेशंस को ऐड किया तो देखो आपका एलएचएस क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इस तरह जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एलसीएम ले दिया मैंने। जब मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर, और ऊपर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? बेसिकली इसकी यहां से देखेंगे तो आर स्क्वायर के बराबर। तो मतलब मैं ओवरऑल क्या बोल सकता हूं? ऊपर भी आर स्क्वायर और नीचे भी आर स्क्वायर, मतलब ये कट गया, मतलब ये कितना आ गया? 1। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक रिजल्ट जो मुझे बहुत काम में आने वाला है वो है कि स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज 1। और इसे अपन अगर अपन एलएमएन के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो इसे अपन लिख सकते हैं, दिस इज योर एल स्क्वायर, दिस इज योर एम स्क्वायर एंड दिस इज योर एन स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। ये रिजल्ट मैं आपको आगे जाके कई जगह यूज करने वाला हूं। नेक्स्ट बात पर चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बेसिकली सिर्फ एक छोटा सा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अपन को हर तरीके के वेक्टर का स्पेशल नाम दे दिया है। जैसे समझिए जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो होता है बेटा, जीरो वेक्टर वो है जब अपन बोल दें कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो गया, ठीक। मैग्नीट्यूड जीरो कब होगा? सर मैग्नीट्यूड जीरो तब होगा या तो वेक्टर जहां है वहीं है, चला ही नहीं बिल्कुल भी, या मैं बोलूं कि सर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था और मेरा फाइनल पॉइंट भी यही था, तो मैं चला ही नहीं बिल्कुल भी। चला ही नहीं बिल्कुल भी मतलब जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो गया। तो वही चीज लिखी हुई है, वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइडिंग, मतलब जो उसका स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट है वो सेम ही है, तो वो बेसिकली जीरो वेक्टर हो गया। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात आ गई यूनिट वेक्टर। देखिए अच्छा, जीरो वेक्टर को ही नल वेक्टर बोला जाता है। रिप्रेजेंट अपन कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट अपन ऐसे करेंगे, या देखो इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन होता है। ए वेक्टर, ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया? ए से चला और ए पे रुक गया, स्टार्टिंग भी ए है और फाइनल भी ए है, तो ए से चला ए पर रुक गया, दैट इज ए वेक्टर, तो जीरो वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर देखें, यूनिट वेक्टर क्या हो गया बेटा? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में एक खास बात, जब आप बोलोगे ए वेक्टर और ये देखो ए कैप, इस साइन को देख लो बस, ए कैप,
ए कैप का मतलब क्या हो गया वो समझो। ए कैप का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अगर मैं किसी के भी ऊपर कैप लगा के रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो कैप लगाने का मतलब हो गया, कैप मतलब समझ रहे हैं, कैप मतलब ये ए कैप, उस कैप का मतलब हो गया कि ये यूनिट वेक्टर है अपने आप में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर्स, मतलब कोई एक ऐसा दो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। को लीनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। मतलब समझिए ये एक लाइन है और मैंने बोला कि सर मेरे पास दो वेक्टर्स और भी हैं जो इसी लाइन के कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो इन दोनों को बोल दूंगा मैं कोलिनियर। अब यहां पर जो बात आती है वो ये है कि सर पैरेलल है तो कोलिनियर कैसे बोल दिया। अब इसके लिए बहुत बेसिक सी बात, वेक्टर इज ट्रीटेड एज अ फ्री क्वांटिटी। फ्री क्वांटिटी का मतलब समझो आप, जैसे ये पेन अगर वेक्टर है और मैं बोल रहा हूं ये ना इस सीलिंग के ना या इस बोर्ड के, मैं मान लूं इस बोर्ड के ना पैरेलल है, देखना ध्यान से, अगर मैं बोल रहा हूं ये पेन इस बोर्ड के पैरेलल है तो मैं इसको यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं या कहीं भी रखूं पैरेलल, इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। कंडीशन क्या है वो समझिए। अगर इसका जो निप है ना वो अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस तरीके से, तो मैं इसको कहीं भी ले जाऊं इसके निप की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं जहां खड़ा हूं, है ना, मैं जहां खड़ा हूं, अगर मैं पेपर पे देखूं तो मेरे पेपर वाइज तो मेरे ऊपर की डायरेक्शन को मैं नॉर्थ बोलता हूं। तो अगर आप जहां भी बैठे हो, अभी जहां बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हो, उस पोजीशन में भी अगर आप अपना हाथ को बोलोगे कि सर मेरे ऊपर की डायरेक्शन को भी नॉर्थ बोलते हैं, मतलब क्या हो रहा है, नॉर्थ जो डायरेक्शन है ना वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि कौन शो कर रहा है, मैं यहां खड़े होकर शो कर रहा हूं या आप वहां खड़े होकर शो कर रहे हो, नॉर्थ नॉर्थ ही है, सबके लिए नॉर्थ सेम डायरेक्शन में है, हमारी पोजीशन से फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ही इस वेक्टर को जब मैंने यहां 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 कहीं भी मूव कराया, जब तक मैं इसकी निप की डायरेक्शन को चेंज नहीं करूंगा, अगर मैं इसको घुमा के ऐसा कर देता हूं, अब चेंज हो गया, अनटिल अनलेस मैं उसकी डायरेक्शन नहीं बदल रहा हूं तब तक वो एक फ्री क्वांटिटी है, मैं उसको कहीं भी लेके जा सकता हूं। अब उसी तरीके से समझिए, अगर मैंने इसको ऐसे बोला है कि ये एक वेक्टर है, देखिए ये एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, मतलब टुवर्ड्स दिस लाइन, और ये इसके ठीक पैरेलल है। जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं ना तो मैं इसको पीछे वाले को बोल सकता हूं कि सर ये तो ना फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, तो मैं उसको ऐसे उठा के, यहां से उठा के मैं इसको पीछे की तरफ लेके जा रहा हूं, देखो यहां ले गया और ऐसे रख दिया, क्योंकि वो तो फ्री स्पेस में है, वो तो कहीं भी जा सकता है, और अगर वो कहीं भी जा सकता है तो मैं उसको ऊपर लेके जा सकता हूं, तो मैंने वो कैसे बना दिए, कोलिनियर बना दिए। आगे चलते हैं। इक्वल वेक्टर्स बहुत काम की बात है बेटा, इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोला जाता है, दो वेक्टर्स को इक्वल तब बोला जाता है जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, रिगार्डलेस रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। अगर दो वेक्टर्स हैं जिनकी आपस में मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है तो उनको क्या बोला जाता है, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर देखो, अगर कोई वेक्टर है 5 मैग्नीट्यूड का, उसका मैग्नीट्यूड कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। अगर कोई वेक्टर है 5 मैग्नीट्यूड का तो उसी उतने ही मैग्नीट्यूड का उसी वेक्टर के अपोजिट, एक्सट्रीमली अपोजिट डायरेक्शन में उसका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे सपोज करिए अगर मैंने बोला एक वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको बोला, इसको मैंने बोल दिया ये वेक्टर है आर, ये वेक्टर है आर, और मैंने बोला कि आर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 यूनिट्स। तो आर कहां से शुरू हो रहा था बेटा, आर यहां से शुरू हो रहा था, आर का ये फाइनल, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट होगा। अब एक बात समझें, ठीक आर के अपोजिट, मतलब अगर मैं ऐसा बना देता हूं, देखो इस पॉइंट को मैंने ए बोला, इस पॉइंट को मैंने बी बोला, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं बी डैश,
तो अगर ए बी जो है वो ए बी वेक्टर को मैं बोल रहा हूं ये मेरा आर वेक्टर है, तो इसका ठीक उल्टा मतलब बेटा ए बी डैश वाला, ए बी डैश वाला जो हो गया वो माइनस आर वेक्टर हो गया, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो ये होता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। हम अपने अगले टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या होगा, आप इन सब चीजों को मैं इसलिए भी थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि इन सब चीजों को आप पढ़ते हैं फिजिक्स में बहुत डिटेल में, तो ये सब वही टर्मिनोलॉजी है, मतलब कुछ अलग नहीं है, जो फिजिक्स में है सेम टू सेम मैथ्स में है ना। नेक्स्ट बात आती है एडिशन ऑफ वेक्टर की ना। एडिशन ऑफ वेक्टर समझिए क्या है। एडिशन ऑफ वेक्टर के बेटा अपने पास दो लॉज है, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में इसको। एक है ट्राइंगल लॉ, एक है ट्राइंगल लॉ और एक है पैरेललोग्राम लॉ। एक है ट्राइंगल लॉ और एक है क्या, पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है देखिए समझिए, अगर अगर एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये है, ध्यान से समझना, एक वेक्टर ये है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट को अपन ने ए बोल दिया और इसके टर्मिनल पॉइंट को अपन ने बी बोल दिया, और आप देखें कि बी ही जो है वो इस वाले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और इसके टर्मिनल पॉइंट को अपन ने सी बोल दिया। मतलब ये बात में देखो फिर से एक बात समझो, इसको बोलता हूं, इस ए बी वेक्टर को मैं बोल देता हूं सर ये है कोई ए वेक्टर, ये है कोई ए वेक्टर, और इस वेक्टर को मैं बोल देता हूं कि सर ये है कोई बी वेक्टर। ध्यान से देखना, ए वेक्टर का इनिशियल ये रहा, ए वेक्टर का फाइनल वो रहा, बी वेक्टर का इनिशियल ये है, बी वेक्टर का फाइनल ये है। अब ये दो वेक्टर्स हैं जिनको मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया है, और ज्वाइन मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है कि ए का फाइनल बी के इनिशियल से ज्वाइन हो गया है। मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ ए इज कोइंसाइडिंग विद द इनिशियल पोजीशन ऑफ बी, और अलग भाषा में बोलें इनिशियल पॉइंट को बोलते हैं अपन बेसिकली हेड, सॉरी इनिशियल पॉइंट को अपन बोलते हैं टेल। तो बी जो है वो ए के लिए जो वो है बी जो है पॉइंट बी वो हेड का काम करेगा, पर बी के लिए इसके लिए बी जो है वो टेल का काम करेगा, और ये सी जो है वो कौन हो जाएगा, ये बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, हेड। समझ गए। अब एक बात समझो, ये ओपन एंड टेल, ये ओपन एंड हेड, ये फर्स्ट वाले वेक्टर का ओपन एंड, ये लास्ट वाले वेक्टर का ओपन एंड, जब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये जो वेक्टर बनेगा इसे बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसी को मैं बोल रहा हूं ये है, मान के चल लीजिए सी वेक्टर। बहुत ध्यान से समझना है, छोटी सी बात है, कुछ नहीं है। ट्रायंगल लॉ मतलब तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व हो गए, ठीक है सर, तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व हो गए, और क्या हो गया इन्वॉल्व, तीन वेक्टर्स किस तरीके से इन्वॉल्व कर दिया हमने कि दो वेक्टर्स को आपने कुछ ऐसे जोड़ा है कि सर एक जहां खत्म हो रहा है दूसरा वहां शुरू हो रहा है। अच्छा, मतलब हेड टू टेल जॉइंट है ये, बस एक वर्ड बहुत काम का, हेड टू टेल जॉइंट होना चाहिए, हेड टू हेड नहीं चाहिए, टेल टू टेल नहीं चाहिए। कैसा चाहिए, हेड टू टेल जॉइंट। हेड टू टेल जॉइंट का मतलब है एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होना चाहिए, एक वेक्टर का वो हेड है, दूसरे वेक्टर का वो कौन है, टेल है। अगर हेड टू टेल जॉइंट किया तो हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। ट्रायंगल लॉ लगाना कैसे है कि सर टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ टू ऑफ अ ट्रायंगल, वेक्टर ए वेक्टर बी को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा ए और बी का वो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बिहेव करेगी, मतलब ए प्लस बी। ये है अपना ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ समझिए। अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने दो वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से ज्वाइन किया कि उनका इनिशियल पॉइंट सेम है। बोलता हूं ये ए है, मतलब ये दोनों कैसे वेक्टर्स हैं, ये दोनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं। को इनिशियल मतलब मैंने अभी भी पढ़ा है आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, को इनिशियल वेक्टर्स मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट कैसा हो, सेम हो।
इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। अगर इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है तो मैं इसको नाम दे देता हूं बी और इसको नाम दे देता हूं सी। ध्यान से, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर दोनों का इनिशियल पॉइंट कैसा है? सेम है। अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब बताएं, क्या मैं अभी राइट नाउ अभी क्या इसमें ट्रायंगल अप्लाई कर सकता हूं? ट्रायंगल अप्लाई कर सकता हूं क्या? तो ट्रायंगल के लिए आप क्या बोलोगे कि सर ट्रायंगल तो आपने अभी भी सिखाया कि हेड टू टेल जॉइंट चाहिए, पर क्या ये हेड टू टेल जॉइंट है? ये जो जॉइंट है ए, ये तो दोनों का टेल टेल जॉइंट है ना, दोनों का ही टेल टेल जॉइंट है। अगर वो दोनों का ही टेल टेल जॉइंट है तो फिर अपन ट्रायंगल तो लगा ही नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे सर? तो एक काम करते हैं बेटा, अपन करते हैं कि सर मैंने क्या करा, इनका जो रिजल्टेंट होगा, एक बात सोचो ना यार, एक इंसान है, ये एक इंसान है ए, ठीक है, बी उसे खींच रहा है, सी उसे खींच रहा है, तो ए जो ज्यादा तेजी से खींचेगा उसकी तरफ चला जाएगा। तो अगर ए मान के चलो बहुत अच्छा है, वो दोनों में कोई भी उसे नहीं खींच पा रहा है, तो ए का जो मूवमेंट होगा ना वो कुछ ऐसा होगा कि सर ए ना हमेशा इस लाइन में रहेगा, क्योंकि ए ना तो बी की तरफ जा रहा है ना सी की तरफ जा रहा है, वो बराबर है, वहीं की वहीं ऐसा जा रहा है सीधा। तो ए का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, मतलब ये है इनका रिजल्टेंट। तो अगर मैंने इसे ए वेक्टर बोला था, इसे बी वेक्टर बोला था, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है, पर पैरेललोग्राम तो कहीं आया ही नहीं। पैरेललोग्राम कहीं नहीं आएगा मतलब समझ रहे हैं आप, पैरेललोग्राम दिख नहीं रहा है पर पैरेललोग्राम है। कैसे? मैंने आपको समझाया कि वेक्टर्स जो होते हैं ना वो अपने आप में फ्री स्पेस होते हैं। ठीक है सर, फ्री स्पेस होते हैं, मान लिया। अगर मान लिया तो आप एक काम करिए ना, आप वेक्टर बी को, हम तो वेक्टर बी को मूव करा सकते हैं, वेक्टर बी को मूव करा के यहां ले जाइए। देखो ना, तो मैंने बी की डायरेक्शन चेंज करी, और जितना मैग्नीट्यूड ये है उतना ही मैग्नीट्यूड में यहां पर बी का लेके गया हूं। तो ये है मेरा वेक्टर बी को मूव कराने के बाद, ये हो गया वेक्टर बी। अब एक बात समझिए, अगर वेक्टर बी यहां हो गया, ये वेक्टर बी, तो मैंने क्या बोला कि अब अपन ट्रायंगल लगा सकते हैं। कैसे? कि सर ये वेक्टर बी का कौन है? ये तो वेक्टर बी का टेल है, ये हेड है, और ये वाला पॉइंट, ये बी जो है वो इस वेक्टर के लिए हेड है। तो आपने सर अब इस बी को हेड टू टेल जॉइंट बना दिया, और अगर बी हेड टू टेल जॉइंट बन गया तो हम ट्रायंगल लगा के बोल देंगे कि सर ये जो थर्ड साइड होगी ना, ये उनका रिजल्टेंट शो करेगी। ठीक है, तो जब इतना कुछ हो रहा था तो मैंने इसको भी ज्वाइन ही कर दिया, तो देखो पैरेललोग्राम दिख गया। अब एक बात समझो, अगर ये पैरेललोग्राम दिख गया तो जो इनिशियल दो वेक्टर्स मैंने माने थे, तो मैं दिख गया होगा कि वो पैरेललोग्राम की क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स दी हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो अलोंग द डायगोनल विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। देखो पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल तो ये भी होगा इधर से भी, पर हमें ये वाला कंसीडर नहीं करना है। हम डायगोनल कौन सा कंसीडर करेंगे? जो ए और बी से ही ओरिजिनेट हो रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो जो ए और बी से ओरिजिनेट हो रहा होगा उसी डायगोनल के अलोंग हमारा उसका रिजल्टेंट होगा। तो इसमें भी आंसर तो वही आना है कि सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो है सी वेक्टर। बस इनकी डायरेक्शंस को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर आर नॉट हेड टू टेल जॉइंट हियर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स। ये दोनों कैसे वेक्टर्स हैं? को इनिशियल वेक्टर्स हैं दोनों ही, ए और बी। यहां तक की बातें हो गई शायद अपनी। देखिए ये जो मैंने आपको दोनों लॉज पढ़ा है ना, इन लॉज की अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं और बहुत सारे इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, तो वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए क्या है, दो वेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, उनका जो एडिशन है मतलब ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब क्या हो गया बेटा? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब कम्यूटेटिव। तो दोनों वेक्टर्स का जो एडिशन है वो कैसा है बेटा? कम्यूटेटिव होता है। अगर तीन वेक्टर्स हो गए तो तीन वेक्टर्स का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है। तो ये दिस इज नथिंग बट वेक्टर लॉ फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब देखो ये अपना पहला थोड़ा काम का पॉइंट आता है। जैसे बेटा मैंने मान लिया कि एक वेक्टर है ए जो है कुछ 3i 2j प्लस 4k, और मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे 5a फाइंड करके दीजिए। 5a, तो आप क्या बोलोगे कि सर 5a क्या होता है? a तो वही है जो पहले था, a में तो कोई चेंज किया नहीं है, मतलब a का जो मैग्नीट्यूड है, a का जो मैग्नीट्यूड है वो तो वही मैग्नीट्यूड है जो पहले था। अब उस मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, आपने उस मैग्नीट्यूड को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैग्नीट्यूड को आपने 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया पूरे वेक्टर के। तो अगर आपने मैग्नीट्यूड को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो 5a निकालने का तरीका क्या हो गया, आपने बेसिकली 5 टाइम्स कर दिया किसको, वेक्टर a को, 3i 2j 4k। तो अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपना 15i कैप प्लस 10j कैप प्लस 20k कैप। ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। यहां तक की बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर में क्या चीज चेंज हुई, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। जैसे इसका मैग्नीट्यूड, अगर मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, आप कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ इसके जो कंपोनेंट्स हैं 3 2 4, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 एंड 16, तो कितना हो गया ये बेटा, ये हो गया 9 4 16, मतलब ओवरऑल स्क्वायर रूट ऑफ 29। ओवरऑल हो गया कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर ये जो था ना वो बी वेक्टर था जो 5 टाइम्स है ए वेक्टर के, तो इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर रूट में 15 का स्क्वायर 225 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 का स्क्वायर 400, कितना हो गया, 400 500 700 725। बात समझ गए? ठीक है, अगर आप इतनी सी बात समझ गए तो जरा एक बात देखिए, 725 को फैक्टराइज कर सकते हो क्या आप? हाँ कर सकते हैं। तो 725 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, जरा 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से करा तो बेटा 5 वन जा 5, 2 रिमाइंडर 22, 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर 25, 5 5 जा 25। एक बार और 5 से किया तो आ जाएगा 29, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 5 अंडर रूट के अंदर, तो बाहर आ गया 5 और अंदर कितना आ गया रूट 29। खास बात, हम निकाल रहे थे 5 टाइम्स ऑफ ए, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आया वो भी देखिए, वो कितना आया, 5 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना निकाल चुके थे अपन, 29 रूट 29। तो अगर मैं किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। मैग्नीट्यूड भी कितने टाइम्स चेंज हो जाएगा, जितने टाइम्स मैंने उस स्केलर से मल्टीप्लाई किया होगा। जैसे यहाँ पे स्केलर कौन था, मेरा 5 था, तो मैग्नीट्यूड भी कितना टाइम चेंज हो गया, 5 टाइम्स चेंज हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, देखिए समझिए, ये बात अपन पढ़ चुके हैं, बस इसको फिर से एक बार रिवाइज करना है। जैसे अगर मैंने बोला कि ए वेक्टर को मैंने आपको लिख के दिया a1 i कैप प्लस b1 j कैप
प्लस C1 K कैप। तो यहां पे ये जो A1 है, ये जो B1 है और ये C1 है, दीज आर नोन एज द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A। ये तीनों ही कौन है मेरे? वेक्टर A का कंपोनेंट है। जैसे A1 को क्या कॉल करेंगे बेटा? A1 को कॉल करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग द एक्स एक्सिस। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग द वाई एक्सिस कौन हो जाएगा? B1, और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग द जेड एक्सिस कौन हो जाएगा? C1। तो जो आई कैप के साथ है वो उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, जो जे कैप के साथ है वो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, जो के कैप के साथ है वो उसका जेड एक्सिस के साथ का जेड एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट है। तो बस ये है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अपने आप में स्केलर नंबर है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो अपने आप में एक स्केलर नंबर है, और उसके साथ में जो आई कैप जे कैप के कैप लगा हुआ है वो उस स्केलर नंबर की डायरेक्शन बता रहा है। तो इस आई कैप जे कैप और के कैप की वजह से हमारा जो ओवरऑल जो पूरा एक फॉर्मेट तैयार हुआ वो किस फॉर्मेट में आ गया? वेक्टर फॉर्मेट में आ गया। तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना सीख चुके हैं अब तक कि अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करते हैं सर? स्क्वायर रूट करते हैं इसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर का और उनका एडिशन, जैसे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा कंपोनेंट का यूज कहां किया? मैग्नीट्यूड निकालने में। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए, देखो ये मैंने आपको सिर्फ दो वेक्टर्स लिख के दिखाए। जैसे एक वेक्टर है a1, ये वेक्टर ये है, और एक वेक्टर है ये। अगर आप इसे सम करेंगे दोनों का, तो आपको कैसे सम करना है? दोनों का आई आई वाला पार्ट जोड़ देना है, जे जे वाला पार्ट जोड़ देना है, के वाला पार्ट जोड़ देना है। अगर डिफरेंस करता तो सेम बात, दोनों का आई आई का डिफरेंस, जे जे का डिफरेंस, के का डिफरेंस। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका है कि दो वेक्टर्स आपस में इक्वल कब होंगे? जब उनके मैग्नीट्यूड्स और उनकी डायरेक्शंस कैसी होंगी? बराबर। और अगर मैं कंपोनेंट के तरीके से बोलूं तो दो वेक्टर्स आपस में इक्वल तब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर हों। जैसे इसका कंपोनेंट आई के अलोंग क्या है? a1, और इसका कंपोनेंट आई के अलोंग क्या है? b1। ये दोनों बराबर होने चाहिए। सिमिलरली वाई वाई वाले कंपोनेंट और जेड वाले कंपोनेंट ये सब बराबर होना चाहिए। ये बात तो अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सीख ही चुके हैं। किसी को भी जब अपन लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा कोई कांस्टेंट नंबर है जो हमने 5 लिया था एग्जांपल में, तो किस तरीके से उसे मल्टीप्लाई करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। हम लोग अभी भी ये बात सीखे, दो वेक्टर्स अपने आप में इक्वल कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स कैसे हों? करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हों। तो यहां पे करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स कौन कौन है? जैसे देखते हैं, देखिए करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स x, जो a वेक्टर है वो कुछ लिखा हुआ है, a वेक्टर है वो लिखा हुआ है xi प्लस 2j प्लस zk। ये है a वेक्टर, और जो b वेक्टर है वो लिखा हुआ है 2i प्लस yj प्लस k कैप। और बोला जा रहा है कि a और b कैसे हैं? इक्वल हैं। a वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर। अगर a वेक्टर b वेक्टर के बराबर है तो हम क्या जानते हैं कि उनके आई आई वाले पार्ट बराबर होंगे, मतलब जो x होगा वो बराबर होगा 2k, जो y होगा वो बराबर होगा 2k, और जो z होगा वो बराबर होगा 1k। उन्होंने हमसे ये पूछा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, जो अपनी आ चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बहुत ही काम का सवाल है ये, क्योंकि डायरेक्टली सर ये सवाल ना पूछा रहा है आपसे, पर ये सवाल आप कई जगह यूज करेंगे। इसका फॉर्मेट समझिए कि हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर हमारा कोई गिवन वेक्टर है, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर है जो गिवन है, वो है 2i प्लस 3j प्लस k कैप,
और अगर मुझे इसकी ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं आपको सिखा चुका हूं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर कैप लगा के, ए कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ए कैप रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए कैप निकालने का तरीका समझिए। देखो, डायरेक्शन अगर सेम रखनी है तो आप ये तो समझ गए कि सर डायरेक्शन सेम रखनी है तो आप आई जे के जो कंपोनेंट्स है ना, सिर्फ उन्हीं में छेड़छाड़ कर सकते हैं। आई जे के में तो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब मुझे उनके कंपोनेंट्स को बस कैसा बनाना है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाए, 1 आ जाए। उसके लिए आप क्या करें, गिवन वेक्टर को उसके खुद के ही मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। या इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझें, देखो कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, ये बात तो पक्की है कि सर इसमें 2 पार्ट होंगे, एक इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट और एक इसका डायरेक्शन वाला पार्ट। मैग्नीट्यूड वाला पार्ट कौन बताएगा? मैग्नीट्यूड वाला पार्ट बताएगा इस ए का मॉड्यूलस, और डायरेक्शन वाला पार्ट कौन बताएगा? इसका कैप। तो ए वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज मॉड ए डॉट ए कैप। तो वहां से अगर मैंने ए कैप का फॉर्मूला निकाला तो वो हो गया ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। बस ए वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर कितना गिवन है आपको? 2y 3j प्लस k, और आपने डिवाइड कर दिया इसको इसी के मैग्नीट्यूड से, जो कितना हो जाएगा 4, 9 एंड 1 मतलब 40। ये जो वेक्टर बन गया, ये बन गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन ए वेक्टर। ये बहुत काम का है क्योंकि हम कई जगह आगे क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे कि कैसे यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। यहां तक के जो भी मैंने आपको पढ़ाया उससे आप आपकी एनसीईआरटी का मोस्ट ऑफ द पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज का एंड सेकंड एक्सरसाइज का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। 2 पॉइंट्स को जॉइन करने वाला वेक्टर कैसे बताते हैं? देखिए भाई, एक वेक्टर है ए जिसके एक पॉइंट है ए x1 y1 z1, एक पॉइंट है बी जो है x2 y2 z2। मैं आपको थोड़ा 3D के तरीके से पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो समझने में आसान। तो अगर मुझे बोला जाए कि सर O को A से जॉइन किया, एक वेक्टर मिला, O को B से जॉइन किया, दूसरा वेक्टर मिला, ये है A वेक्टर, ये है B वेक्टर। तो आप हमें वो बताइए जो A B से मिलेगा ये कितना होगा? अगर आप सीख चुके हैं कि OA OB कुछ होता है तो अब आप हमें समझाइए कि A से B को जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उस दिन आपको क्या मिलेगा और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो जब मैंने 2 पॉइंट्स थे मेरे स्पेस में, एक पॉइंट ए था एक पॉइंट बी था, उनको ज्वाइन किया ओरिजिन से, तो मुझे ए का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ए के पोजीशन वेक्टर को मैंने बोल दिया है ए वेक्टर, बी के पोजीशन वेक्टर को मैंने बोल दिया बी वेक्टर। तो मेरे पास ए वेक्टर भी है, मेरे पास बी वेक्टर भी है। ए वेक्टर कितना है मेरे पास बेटा? ए वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली बी वेक्टर क्या हो गया? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। मेरे पास a और b, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों का ही क्या आ चुका है? पोजीशन वेक्टर आ चुका है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आने के बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे लेके ए से लेके बी तक का जो वेक्टर है ना वो फाइंड करना है। अब एक बात समझाइए, जो हमने ट्रायंगल लॉ सीखा है, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर चलिए मैं इसको मैं 2 मिनट के लिए सी मान लूं, तो क्या आप इस ट्रायंगल ओ ए बी में ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं? ओ ए बी में ट्रायंगल लॉ लगाने से कितना हो जाएगा? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। अच्छा, ओ ए वेक्टर कितना है बेटा? ए वेक्टर, ए बी वेक्टर हमें निकालना है, शुड बी इक्वल्स टू बी वेक्टर। तो यहां से ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसको समझिए, कोई भी वेक्टर ए बी वेक्टर कैसे फिगर आउट करना है? जब मैंने लिखा है ए बी वेक्टर तो आप बस इसमें ये समझ लीजिए पहले कौन लिखा है? ए, बाद में कौन लिखा है? बी। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे?
ए बी वेक्टर निकालोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो बाद में लिखा है उसके पोजीशन वेक्टर में से जो पहले लिखा है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस कर देना है। तो ए बी वेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया बेटा, बस बी से ए को माइनस कर दो। तो बी से ए को माइनस किया तो क्या आया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हो गया मेरा ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। समझ गए? यहां तक का पार्ट अपन अभी पढ़ेंगे और इस पार्ट के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। मेरे ख्याल से आपका मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरी हो जाएगी, सेकंड एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी, थर्ड एक्सरसाइज पे आप आ जाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ना है नेक्स्ट। सेक्शन फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जो 2D में पढ़ा आपने 10th में, 3D में पढ़ा आपने 12th में, सेम टू सेम है, बस उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट करना है आप उसको एक बार पढ़ के रखिए, फिर मैं आपको और आगे इस पर समझाऊंगा। चलिए अपना नेक्स्ट पार्ट जो वेक्टर का अपना बचा, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला तक पढ़ चुके हैं, अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपने 2D में 3D में दोनों में पढ़ रखा है, बस मैं आपको उसको वेक्टर में आपको टच दे रहा हूँ कि वेक्टर में आपको क्या करना है। देखिए देखो बेटा, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। इस ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इस बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, एक और पॉइंट है सी जो कि इस ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है, कट कर रहा है इन अ गिवन रेशियो। मैंने वो रेशियो मान लिया बेटा m/n, जैसा कि अपन नॉर्मल 2D 3D में पढ़ते हैं, सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है। फर्क किस बात का आ गया है, 2D 3D में अपन को ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिलते थे, अब मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स ना मिलते हुए ए और बी का क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर मिलेगा। पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा आप समझ सकते हैं कि सर वही एक क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट भी नहीं बोलेंगे, इसे ऑक्टेंट सिस्टम बोलेंगे, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस में होगा। वहां से सर ए का कुछ ना कुछ आपने ए का वो बनाया होगा क्या, कि ए को आपने बनाया होगा, ए का पोजीशन वेक्टर होगा कुछ ना कुछ, तो आपने बनाया होगा कि ए का पोजीशन वेक्टर कुछ हो गया, सेम बी का पोजीशन वेक्टर कुछ हो गया। तो ये जो एक सी पॉइंट है जो ए बी लाइन को कट कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मैं वो निकालना चाह रहा हूं। तो सी पे जब अपन सी का पोजीशन वेक्टर निकालने जाएंगे तो मैंने उसको सी वेक्टर बोल दिया, वो होगा इधर वाले रेशियो का इसमें मल्टीप्लाई एम बी प्लस एन ए ओवर एम प्लस एन। दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन। आप समझ सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। और अगर यही एक्सटर्नल डिवीजन हो जाता तो सेम टू सेम फॉर्मूला विद द सिंबल ऑफ माइनस एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। दिस इज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। आप समझ सकते हैं यहां से आएगा क्या, यहां से आएगा सी का पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट बात पे चलते हैं। नेक्स्ट बात है, एक क्वेश्चन है, कंसीडर 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू जिसके पोजीशन वेक्टर्स अपन को दिए गए 3a माइनस 2b और क्यू का दिया गया a प्लस बी। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग pq इन द रेशियो 2:1 इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। देखो हमें क्या दिया गया है, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। एक ओरिजिन होगा, एक पॉइंट होगा p, एक पॉइंट होगा q, कहीं भी मान लेते हैं। OP को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, OQ को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। तो मैं मान लेता हूं बेटा इसका पोजीशन वेक्टर को P वेक्टर मान लेता हूं, इसके पोजीशन वेक्टर को Q वेक्टर मान लेता हूं। तो एक लाइन है जो P से Q को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को किसी अलग कलर से बनाते हैं। एक लाइन है जो P से Q को ज्वाइन कर रही है। देखो P से Q को ज्वाइन करने वाली एक लाइन, इस लाइन पे एक पॉइंट है कहीं पे भी R। अभी मैंने इस पॉइंट R को लाइन के ऊपर माना है, मतलब P और Q के बीच में इंटरनल डिवीजन हो रहा है। और अगली बार मैं इसी पॉइंट को बाहर मानूंगा, मान के चल लीजिए यहां मान लेता हूं,
वो हो जाएगा क्या, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। तो जब मैं ओरिजिन से इस आर को ज्वाइन करूं, इसको आर डैश बोल देते हैं, तो जब ओरिजिन से आर को ज्वाइन करूंगा तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक, अच्छा पी वेक्टर मुझे कितना गिवन है बेटा, ओपी वेक्टर मुझे गिवन है 3a माइनस 2b, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। ओ क्यू मुझे कितना गिवन है, ओ क्यू मुझे गिवन है a प्लस बी। तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए आर का, मैं आर वेक्टर मान लेता हूं, तो आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए मैंने क्या है कि सेक्शन फॉर्मूला यूज किया। सेक्शन फॉर्मूला में क्या पता होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला में मुझे ये रेशियो पता होना चाहिए सर, कि ये पार्ट और ये पार्ट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और वो रेशियो मुझे दिया गया है 2:1, मतलब ये है 2 तो ये है 1। तो अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूं, कैसे करते हैं, इधर वाले रेशियो का मल्टीप्लाई इधर वाले पोजीशन वेक्टर में, मतलब 2 टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर प्लस 1 टाइम्स ऑफ पी वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1, ये मेरे आर के क्या आ जाएंगे यहां से पोजीशन वेक्टर। और अगर आर डैश की बात करता तो आर डैश को मैं मान लेता हूं बेटा इसका पोजीशन वेक्टर आर डैश है, तो ये स्मॉल आर डैश मान लिया मैंने, तो स्मॉल आर डैश का पोजीशन वेक्टर अगर मैं निकालूं कैसे निकलेगा, सेम काम 2:1 में भी डिवाइड कर रहा है, बस क्या आ जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन है बीच में कौन, माइनस, मतलब 2 टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर माइनस 1 टाइम्स ऑफ पी वेक्टर अपॉन 2 माइनस 1। आई होप आप कर लेंगे सॉल्यूशन इसका, है ना, 2 टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर प्लस 1 टाइम्स ऑफ पी वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1, सेम काम यहाँ 2 टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर 1 टाइम्स ऑफ पी वेक्टर अपॉन 2 माइनस 1। क्यू वेक्टर की जगह आपको क्या रखना है a प्लस बी, पी वेक्टर की जगह आपको क्या रखना है 3a माइनस 2b, हो जाएगा।